बैठिए। साउंड दो, साउंड। हेलो हेलो। हेलो हेलो, और दो। और हेलो 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 हेलो। शुरू करें? देखो, कल हम पढ़ाए थे 20 हर्ट्ज से कम होगा तो कौन तरंग? अपश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा पराश्रव्य। 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य। है ना, पढ़ाए थे। इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा है। अब श्रव्य ध्वनि सामान्यतः होती है कौन ध्वनि? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। आप पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक। पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक। पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रा। पराश्रव्य बोले तो क्या? अल्ट्रासोनिक। अब श्रव्य बोले तो इंफ्रासोनिक। पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक। आई अब श्रव्य बोले तो 20 हर्ट्ज से कम की ज्यादा? 20 हर्ट्ज से कम। अब पराश्रव्य बोले तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अश्रव्य बोले तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। सही है। पढ़ें? बताओ। हमने कहा ये अगर कोई कंपित वस्तु है, अगर ये कंपित वस्तु है, कि जो महत्तम विस्थापन है, जो महत्तम विस्थापन है इसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति से जो ऊपर या नीचे महत्तम विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं? आयाम। आयाम का सही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। कहते हैं किसी कंपित वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, इधर भी इधर भी, दोनों ओर, ये माध्य स्थिति है। देखो, एक चीज ध्यान रखना। कोई भी तरंग है, अगर वो इससे गमन करती है, इस ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग, नीचे वाले को कहते हैं गर्त। ये जो महत्तम विस्थापन है, क्या कहते हैं इसको? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयाम ऊपर भी और नीचे भी। अब दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य का अगर SI मात्रक की बात करोगे तो मीटर। इसका व्यवहारिक मात्रक की बात करोगे, इसका व्यवहारिक मात्रक की अगर बात करोगे तो एंगस्ट्रॉम। इसका व्यवहारिक मात्रक की अगर बात करोगे तो क्या? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। SI मात्रक क्या? मीटर। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या? एंगस्ट्रॉम। ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी तरंग है। महत्तम विस्थापन को आयाम। महत्तम विस्थापन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लिख लो।
ऊपर वाले को क्या कहते हैं? श्रृंग। नीचे वाले को गर्त। दो लगातार श्रृंग या लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। अब महत्तम विस्थापन को आयाम, चाहे वो ऊपर हो या नीचे। अब बताओ, किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम दूरी या विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। भोपाल गैस कांड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखो, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, भोपाल गैस कांड, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी CH3CN का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस कांड कहते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। कितना तारीख को? 3 दिसंबर 1984। और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसे जाना जाता है। बोलो, बोलना है तो बोल सकते हैं। क्या है? बैठो, फालतू फालतू बात। बड़का तुम मौसा हो गए रे एनसीईआरटी के। 3 दिसंबर 1984 इज द राइट आंसर। 2.5 दिसंबर, अब 2.75 दिसंबर नहीं होगा। हो गया। रिसाव शुरू हुआ था 2 दिसंबर को ही, लेकिन ये घटना जो हुआ जिससे अनेकों लोगों की मौत हुई, 3 दिसंबर 1984 को। हो गया। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। भोपाल गैस कांड किस गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। वाहन के प्रदूषण से वायुमंडल में कौन सी मात्रा बढ़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन देखो, एक मिनट रुक जाओ। वाहन से अगर कहेगा, वाहन से जहरीला प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहेगा वाहन से प्रदूषण, वाहन से भारी मात्रा में प्रदूषण, अब आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वाहन से जहरीला प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घोंटू गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में तेजी से घुलनशील न है, इसको कहते हैं दम घोंटू गैस। गैस कहते हैं। रक्त में तेजी से क्या है? घुलनशील। सबसे अधिक जहरीला गैस कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और पर्याप्त दहन से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब पर्याप्त दहन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़े? कार्बन मोनोऑक्साइड के अभाव में शरीर में कौन सी क्रिया बाधित होती है? अभाव में न, प्रभाव में। आघोष में, प्रभाव में शरीर में कौन सी क्रिया बाधित होती है? सांस लेने की क्रिया। ये सबसे ज्यादा जहरीला है। बंद कमरे में मोमबत्ती की बिखरी या बिखरी जलाकर सांस लेने का क्या खतरा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाए। बिखरी जलाकर, डिबरी जलाकर, डिबरी जलाकर या हीटर जलाकर अगर आप सांस लेते हैं तो कौन सी गैस का खतरा है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। बता, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव में शरीर में कौन सा तत्व कम हो जाता है? ऑक्सीजन। क्यों? रुक जा, अरे रुक ना, ये तो कितना सुंदर क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल है। क्या है दोस्त मेरे? अनस्टेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? स्टेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड, ई कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो अगर ये स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को जोड़ेगा कि घटाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की। हाँ, ओजोन की मात्रा में कमी। ओजोन परत देखो, ये आप जानते होंगे, सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है ये ओजोन परत से टकराता है। पराबैंगनी किरण जो होता है ये ओजोन परत से क्या होता है? टकरा कर यहीं रह जाता है और अवरक्त किरण पृथ्वी तक आता है। अगर ये पराबैंगनी किरण आ गया ना पृथ्वी तक, ओजोन परत नहीं रोक पाया तो सबको चमड़े का कैंसर हो जाएगा। आई ओजोन परत का क्षय हो रहा है किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो एसी वगैरह से जो निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसका क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। तो आपको कहेगा ओजोन परत पराबैंगनी किरण नीचे आएगा सबको चमड़े का क्या हो जाएगा? कैंसर। तो कैंसर से रोकता है कि नहीं रोकता है? कहते हैं ओजोन की मात्रा या ओजोन परत की मात्रा में कमी से कैंसर रोग में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो। हो गया। जल का रासायनिक सूत्र तो कौन नहीं जानता है जग में? H2O ना। इसका पीएच मान, और ये कैसा होता है? उदासीन। भाई विद्युत का क्या है? कुचालक। शुद्ध जल विद्युत का क्या है? कुचालक। पीएच मान कितना? 7। और कैसा होता है? उदासीन। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय। पढ़े? पढ़े? ताजमहल के निर्माण में प्रमुख सामग्री है मार्बल, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ ताजमहल का रंग फीका क्यों हो रहा है? वायु प्रदूषण की जल प्रदूषण? वायु प्रदूषण से। रंग फीका हो रहा है किससे? वायु प्रदूषण। ताजमहल का रंग फीका किसके कारण? वायु प्रदूषण। मार्बल संगमरमर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सही है। ताजमहल का सफेद से पीला में बदलने के लिए वायु में सल्फ्यूर न, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी से तो अम्लीय वर्षा होती है। अब धीरे धीरे ताजमहल कैसा हो गया? पीला। इधर लोग ताजमहल देखे हैं रियल में, तो तुमको और कोई काम नहीं है? हम भी नहीं देखे। एक बार उधर से गुजर रहे थे ट्रेन से दूर, सोच रहे हैं एक बार लेकिन जाएंगे देख, मरने से पहले, कोपचा में जाने से पहले एक बार देख लेंगे। तो बड़ा खूबसूरत। अक्षरधाम मंदिर गए हैं आप लोग? वहां चल जाइएगा ना तो आपको आने का मन नहीं करे, इतना खूबसूरत। ताजमहल सफेद से पीला हो गया किसके कारण? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा के कारण हो गया पीला।
बताओ ताजमहल का पीला किस प्रकार की प्रक्रिया के कारण होता है? किसके कारण? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। जल का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सी पर। देखो याद रखना, जल के लिए इसका क्वथनांक जो होता है, इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितना रहे? 80 डिग्री आर, र्यूमर स्केल पर। हिमांक लोगे, हिमांक होता है 0 डिग्री सी, 73 केल्विन, 80 डिग्री, हाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर। हिमांक बोलो या गलनांक बोल दो। आजकल 100 डिग्री सी नहीं पूछता है, तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछता है। जितना पर कोई चीज खोलेगा वो है क्वथनांक, और जितना पर कोई चीज पिघलेगा गलनांक, जितना पर जमेगा हिमांक। हो गया? हुआ? हवा में तैरते छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? कणिका। कणिका सिद्धांत कौन दिया था? क्वांटम। कणिका से रिलेटेड सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने। क्या अभी इसका जरूरत नहीं, इसका बर्डन नहीं। हवा में तैरते छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? कणिका। फूलकण और धुआं में से वायु में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो चीज बताओ, पेय पदार्थ जितना भी है, लेमन सोडा, फिज सोडा, इस सब में कौन गैस? CO2 ना। और जितना सोडा है उस सब में भी कौन गैस? CO2। देखो जल्दी, सारा सोडा में CO2। हो गया? सोडा में क्या रहता है? CO2। और जितना पेय पदार्थ, लेमन सोडा, फिज सोडा, क्लब सोडा, कोका कोला, फेंटा, रम, जितना है सब में कौन गैस? CO2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैस है कि प्राकृतिक है? अभी तुरंत ना बोले थे, एसी या रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है वो होता है CFC, और इसके द्वारा ओजोन परत का क्या होता है? ओजोन परत का क्षय होता है। आज का जो क्लास है यहाँ से क्वेश्चन होवे रहबे करेगा, फिक्स है, इस हर एग्जाम में पूछता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्या होता है? क्षय। और ओजोन परत का क्षय होना मतलब छेद होना कि पतला होना? बताए थे हम, क्या होना? पतला होना। जल का क्वथनांक कौन ना, अभी तो लिखाए थे यार। सूर्य की परावैंगनी किरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़कर क्या बना देता है? क्लोरीन। देखो ऐसे भी इसमें क्लोरो है, क्लोरो से क्या बनेगा? क्लोरीन। एक चीज और याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो? ब्लीचिंग पाउडर से भी कौन गैस निकलता है? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCl2। ब्लीचिंग पाउडर से कौन गैस निकलता है? क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी कौन गैस? क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्या होता है? ये कहां से निकलता है? एसी और रेफ्रिजरेटर से। एसी और किससे? रेफ्रिजरेटर। क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करना चाहिए।
बताओ, ओजोन। ओजोन बोले तो O3 ना। किसका रूप है? ओजोन की गंध कैसी होती है? सड़ी मछली के जैसी। सड़ी मछली के जैसी। ओजोन की गंध कैसी होती है? सड़ी मछली के जैसी। ओजोन किसका रूप है? ऑक्सीजन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका रूप है? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट किसका रूप है? कार्बन। ओजोन किसका है? ऑक्सीजन का दूसरा रूप है, अपर रूप बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। कार्बन का एलोट्रॉप्स है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हो गया। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 ना। अरे परमाणुकता गिनने बताए थे ना। बताओ तो H2SO4 की परमाणुकता कितनी? इतना देर लगता है? अरे 4 1 5 और 2 7। ओजोन की परमाणुकता कितनी? कणिका का व्यास कितना होता है? जो कण होते हैं उसका व्यास होता है 0.2 से 100 माइक्रोमीटर। माइक्रो बोले तो 10 टू द पावर कितना? -6। पृथ्वी के सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल है? सही है। स्थल कितना? 65%। अरे चोट्टा। स्थल कितना? 29। पढ़े? भूमिगत जल कितना प्रतिशत है? 0.68%। पृथ्वी के अंदर जो जल है टोटल जल का मात्र 0.68%। जल का घनत्व कितना? तो छोड़ दो, तुम डायरेक्ट लिखो 1000 kg/m³। अब बर्फ का घनत्व होता है 900 kg/m³। ये याद रखो, पूछता है डायरेक्ट। चल, बर्फ का घनत्व कम है कि ज्यादा? कम है कि ज्यादा? तो जो तैरेगा ओकर घनत्व कम, और जो डूबेगा ओकर घनत्व ज्यादा। पढ़े? जल का अनुभार H2O। H का होता है 1, तो 1 × 2 2। आई होता है 16। 16 दो कितना? 18। जल का कितना प्रतिशत भाग सागर का जल है? 97.25%। देखें, जल का कितना प्रतिशत भाग बर्फ है? 2.05%। अब पृथ्वी के नीचे तो बहुत कम है, 0.68%। खत्म ने 10 को पॉइंट बचा हुआ है ना। बता पॉइंट कहाँ है? 36 से इसमें है ये है। 1 मिनट रुक जा। कितना से होना था? 35 से होना था। अच्छा, खाली 35 इसमें नहीं है। 36 से तो है ही है। 35 से कहाँ तक? 45 तक। तो याद करने वाला है।
खाली 35 न बचल है। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन उत्पादन होता था स्पेन में। 35 में लिखो स्पेन। 13वीं शताब्दी में सबसे बढ़िया ऊन उत्पादन कहाँ होता था? स्पेन में। 36 से तो वही है मेरे पास। लिखे से मेरे पास है। सबसे बढ़िया ऊन उत्पादन कहाँ होता था? स्पेन में। स्पेन में सबसे अच्छा ऊन किस नाम से प्रसिद्ध था? मेरिनो ऊन के नाम से प्रसिद्ध था। ऊन के नाम से प्रसिद्ध था। बताओ तो ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है? पचने वाला कि ना पचने वाला? केरोटीन प्रोटीन होता है। पचने वाला कि ना पचने वाला? ना पचने वाला। नाखून में भी ना हो, बाल में भी। हो गया। कैरोटीन प्रोटीन जो पचने वाला कि ना पचने वाला? मुख्य रूप से रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एगो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। देखो ये जान लो, रेशा जो होता है ये 2 प्रकार का कैसे होता है? रेशा 2 प्रकार का, एक हो गया प्राकृतिक रेशा और एक हो गया कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा में का एग्जांपल कौन कौन हो गया? ऊन, जूट, कपास, पटसन। जूट हो गया तो पटसन हो नहीं गया रे? रेशम। संश्लिष्ट रेशा का एग्जांपल हो गया कृत्रिम को ही हम लोग संश्लिष्ट रेशा कहते हैं। अगर एग्जांपल क्या क्या है? नायलॉन, पॉलिस्टर, सूती। सबसे पहला रेशा कौन है? नायलॉन। और सबसे कम पानी अवशोषित करता है, जल्दी सूखता है, पॉलिस्टर। और सबसे ज्यादा पानी अवशोषित करता है, सूती। सूट कहां से प्राप्त होता है? तना से। सूट कहां से? तना से। हो गया। आज क्लास 8 आपका हो जाएगा खत्म। क्लास 9 छपने चला गया है, तब तक आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा। और 1 सप्ताह बाद फिर हम मिलेंगे तो क्लास 9 1 सप्ताह 10 दिन में मिलेंगे, 1 सप्ताह में मिल जाएंगे। 9th और 10th दोनों खत्म कर देंगे। ठीक है। हमको एक्स्ट्रा क्लास भी जितना टाइम बढ़ा के भी लेना होगा तो शनिवार रविवार को बढ़ा के ले खत्म। ठीक है। थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे शनिवार रविवार को, बढ़ा के, लेकिन तो ज्यादा दिन तक लटकाएंगे। पढ़ें कल से, लेकिन मेरे जगह पर हिस्ट्री चलेगा 1 सप्ताह। 1 सप्ताह उजाड़ मेरा LPCVT2 का मामला फंस गया। इसका एग्जाम चला हो जाना था 20 तारीख को। अब ऐसा किया कि एग्जाम बच्चा लोग का सेंटर दे दिया विशाखापट्टनम। अब बच्चा सेंटर पे पहुंच गया तब कहता है सड़ेल एग्जाम नहीं होगा। मुख्य रूप से रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्राकृतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने रेशे को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट। संश्लिष्ट बोलो या कैसा बोलो? कृत्रिम बोलो। सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा कौन है? नायलॉन। पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेशा कौन? नायलॉन। और सबसे कम पानी कौन अवशोषित करता है? पॉलिस्टर। सबसे कम पानी अवशोषित करता है कौन? पॉलिस्टर। पढ़ें सेलुलोज का रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है रेयन बल से जोर आजमाइश। ठीक नहीं है तो क्या है? सेलुलोज जो है, सेलुलोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? पेड़ की छाल में। बोलो ने, पेड़ की पेपर इसी से बनता है।
सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या प्राप्त होता है? अच्छा, सेलुलोज से हम लोग रेयन प्राप्त करते हैं, इसको हटा दो। सेलुलोज से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? रेयन। रेयन भी कृत्रिम रेशा है, या अर्ध संश्लिष्ट भी इसको कहते हैं। पेड़ के पत्तों में क्या होता है? सेलुलोज। घास फूस में क्या होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज से क्या बनता है? रेयन। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, कौन बल के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जान लो, नाम है गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण का बल की विकर्षण का बल? ये केवल आकर्षण का बल है। सबसे कमजोर बल है। सबसे मजबूत बल कौन बल है? नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक द्रव्यमान के बीच लगता है। प्रत्येक द्रव्यमान के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी द्रव्यमान युक्त पिंड होगा तो उसके बीच कौन बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल कि विकर्षण का बल? केवल आकर्षण का बल। और सबसे कमजोर बल बताओ। अभी कह रहा है हम और तुम यहाँ बैठे हुए, हम दोनों के बीच एक आकर्षण बल लग रहा है, तो पता चल पा रहा है? इसका मतलब ये सबसे कमजोर बल है। बोलिए। पढ़ें। बल की प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है? न्यूटन में। बल को किसमें नापते हैं? न्यूटन में। ये तो पता है ना? क्या कोई बल हो, अभिकेंद्र बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, विद्युतीय बल हो, कोई भी बल होगा तो क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन का नियम किस पर आधारित है? बले पर न क्रिया के बराबरता विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, F बराबर ma। बल कौन राशि है? जगरा में दिशा होगा वो सदिश, और जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। सदिश जगरा में दिशा हो कि ना हो? दिशा हो अदिश। जगरा में दिशा ना हो अदिश। बताओ, बल हम पर लगेगा तो वो निश्चित दिशा में होगा कि किसी भी दिशा में होगा? जिसमें बल लगेगा वो सदिश, जिसमें बल किसी भी दिशा में लगेगा अदिश। पढ़े? हाँ, एक बार और पढ़ा देते हैं। नहीं, बताओ द्रव्यमान सदिश की अदिश? द्रव्यमान में कोई दिशा है? क्षेत्रफल में कोई दिशा है? आयतन में कोई दिशा है? कार्य में कोई दिशा है? ऊर्जा कार्य, ऊर्जा, आयतन, द्रव्यमान, इस सब में कोई दिशा नहीं। जैसे एक चैप्टर है आपको पढ़ना है, वेक्टर एंड स्केलर। क्लियर है? 10 को बोल रहा था वो खत्म। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्लास 8। हम लोग क्लास 9 के लिए मिलेंगे कुछ ही दिनों के बाद, और जब मिलेंगे तो हमको लगता है आपका मार्च चल रहा है ना, अप्रैल में हम कोशिश करेंगे आपका कंप्लीट कर देने का। आपका एग्जाम मई में, आपका फॉर्म आएगा तो जून में एग्जाम होगा, तो अप्रैल में ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप लोग हिस्ट्री का आनंद लीजिए। 12 से 1 में कल से चलेगा फिर हिस्ट्री। जो क्लास 8 चल रहा है क्या? 9 चल रहा है ना? आज ज्योग्राफी भी 9 चल रहा है। हम भी 9 में पहुंच गए हैं। वो तो हम छोड़ दिए ना, था इसलिए लोग से पहले खत्म करते हैं। पॉलिटी बचा हुआ है ना? आप पॉलिटी सोनू सर पढ़ाएंगे। अभी हिस्ट्री पढ़ा देंगे, पॉलिटी उसके बाद सोनू सर पढ़ाएंगे। सोनू सर पूरा डिमांड में बन रहे हैं। तो हम मिलते हैं। हमारे यहाँ चला, हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया टीचर ही आए। अल बल मास्टर हमने रखते हैं। अल बल करेगा बेसिस भगा देंगे। तो हमारा फालतू की बात नहीं समझना। हाँ,
बुक बुक भी इस सप्ताह में मिल जाएगा, इस सप्ताह में आ जाएगा। सब 1 to 5 वाला में सब ओके। एनसीईआरटी भी फाइनल पर है, आपका स्पेशल विज्ञान भी फाइनल पे है। 1 to 5 का जो जीएस पेपर है, 6 to 8 9 10 का जो जीएस पेपर है, वो सब फाइनल पे। हम आएगा बता देंगे। ये भी एक क्लास 8 आपको परसों तक में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ना वो सिर्फ एनसीईआरटी। देखिए चला जी, साइंस बदलता नहीं है। जैसे बुक्स एक बहाना है पढ़ने का, बुक्स बदलेगा, साइंस नहीं बदलेगा। बुक एक बहाना है कि आपको सुंदर कंटेंट देखने में लगता है तो आप उसको पढ़ते हैं, कंटेंट बदलता थोड़े हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एसके जब बुक बेचता है, खाली बुक बेचता है, ये भी इल्जाम है मेरे ऊपर। तो हमारा कहने का ही मतलब है, चला ये तो अच्छी बात है ना कि बुक बेच रहे हैं, गांजा नहीं बेच रहे हैं। एक बार वो ट्राई करते हैं, हो सकता है वही सही हो। हाँ चला कि जब समाज में अगर किताबें बिके तो समझ लो समाज का उत्थान हो रहा है। यहाँ तो गांजा बेचने वाले पर कोई सवाल नहीं। और हम लोग चला अच्छा अच्छा कंटेंट बना के इसलिए देते हैं कि उससे मेरा भी बिजनेस भी है वो मेरा, और हम वैसा कंटेंट देते हैं जिससे बच्चों को फायदा हो तो खरीदता है। अच्छा किताब दुकान पे किताब रखल रहेगा और थोड़ा मन नहीं होगा तो खरीद लेगा। तो हम चला वैसा विश्वास बनाए हैं तो मेरा बुक बिक रहा है, नहीं बनाएंगे तो नहीं बिकेगा। अच्छा किताब दुकान पे किताब रखल है, ये किताब है और ये रखा हुआ है किताब दुकान पे, आप जाते हैं किताब को ऐसे पलटते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप खरीदते हैं, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ दीजिए, फिर ही किताब है दूसरा खरीदिए। किताब खरीदना मजबूरी नहीं होता, मंजूरी होता है। किताब खरीदना कैसे मजबूरी हो जाएगा तुम ही बताओ। किताब तो 20 जाओगे किताब दुकान पर 150 किताब फेंकल, लेकिन फिर भी बच्चा काहे वो एसके जा सामान्य विज्ञान, हमको लगता है ऐसा कोई लॉज नहीं है जिस लॉज के जिस रूम में एसके जा सामान्य विज्ञान नहीं रखा हुआ। लाइब्रेरी में तुम जाओगे ना, यहां से वहां देखोगे तो कहीं ना कहीं तो एसके जा सामान्य विज्ञान लिख रखा हुआ नजर आ जाएगा सबके पास। तो कहने का मतलब ये है, ये मंजूरी है कि मजबूरी है? मजबूरी कैसे होगा? अच्छा ये कैसे होगा तुम ही बताओ। ये तो मंजूरी ना है। अब जैसे बच्चा कोई खरीदता है मेरा कोर्स, हम कोर्स लाते हैं कि भैया ये मेरा फीस है, ये मेरा कोर्स है, तो पे बटन पे क्लिक वो अपनी मर्जी से करता है कि मेरी मर्जी से करता है? वो अपनी मर्जी है, उसको लगता है कि ये कोर्स हमको लेना है। हमको ये का सबसे बढ़िया है गांजा बेचना। हम 1-2 दिन में प्लान बना के एक ठेला लगाते हैं, चुप चुप बेचेंगे, पतो नहीं चलेगा। छोटा सा एक बात जान लो, चला हम लोग 2-4 गो मास्टर है ना, तो पटना बचल है ना, तो गली में जो है ना कुत्ता नड़िया घूमते रहेगा, ये वो आदमी नजर नहीं आएगा। लोग जो है पूरे भारत से यहाँ पढ़ने आता है, रेलवे का तैयारी करने। चक्रों से पूछोगे ना रेलवे का तैयारी कहाँ होता है, तो कहेगा पटना बिहार में। और रेलवे इक्के को हमारा यहाँ चलता है, बाकी छिटपुट थोड़ा बहुत कहीं कहीं चलता है। जिस दिन हमारा रेलवे खत्म हुआ उस दिन बच्चा बिहार आना बंद कर। रेलवे के मतलब है मुसल्लापुर हाट, लोग आता है उसके लिए तैयारी कर। तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा इज्जत प्रतिष्ठा बचे ले हैं चुट्टा, तो बिहार में क्या करने आएगा लोग, क्या करने आएगा? और कोनो बात है तुरा बिहार में? हम लोग जाते हैं दूसरे के यहाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि हम हैं चाहे और भी 3-4 टीचर हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उस पर सवाल खड़े होते हैं कि इसके जा किताब बेचता है, कोर्स बेचता है। हम तो कहते हैं मत खरीदो, किसी और का ले लो, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ो। लेकिन कितना सिंपल, ये तो हम यूट्यूब पे भी फ्री रखे हैं, तोरा से 500 टका लिए तो और घर में 500 से ज्यादा के पीडीएफ भेज देंगे ना, चल जाएगा। नहीं गया है तो और भेजिए रहे। अच्छा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है ना, आइए पढ़िए, बड़ी दर समस्या। और कल हम लोग, कल हिस्ट्री की क्लास आपकी लगेगी। एक सप्ताह बाद जब हम आएंगे
तो हम पूरा 9-10 एक के बार में खत्म करके जाएंगे। 1 सप्ताह 10 दिन में हम आ जाएंगे। और हम तुमको ये प्रॉमिस करके जा रहे हैं, अप्रैल में तो हर सिलेबस खत्म करके देंगे। ठीक है, 1 आध सप्ताह मई में चल जाए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है, हो सकता है 1 आध सप्ताह चल। थैंक यू वेरी मच। कुछ को टारगेट करेंगे। चलो ध्यान दो। एक 116 से ना, चलिए ठीक है।
116 में ध्यान दीजिएगा। कहता है जब के समीप कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती भाई? तो हमने आपको बताया था कि कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण के नाम से जानते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा नेपाल से और भी नदियां आती हैं जिसमें कोसी के अलावे गंडक भी आती है। कौन आती है? तो गंडक को नेपाल में नारायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? नारायणी। और एक नदी आती है घाघरा। कौन? घाघरा भी नेपाल से आती है। कहां से आती है? यहाँ पर नेपाल में घाघरा को करनाली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जबकि कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं? अरुण। क्या कहते हैं? और ये सारी की सारी सहायक नदी किसकी है भाई? गंगा की। किसकी सहायक? तो गंगा की ये सारी सहायक नदी है जिसमें ध्यान रखेंगे जो नेपाल से आती है मुख्य रूप से गंडक, घाघरा, कोसी और एक नदी और है बागमती। कौन भाई? तो ये बागमती भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी कहां से आती है? नेपाल से। कहां से? तो नेपाल से आती है। ध्यान रखेंगे पहला कौन? बागमती। इसके अलावे गंडक। कौन? इसके अलावे घाघरा। कौन? कोसी। कौन? ये सारी नदी कहां से आती है? नेपाल से। जिसमें तीन नदी की बात करेंगे तो गंडक को नारायणी नेपाल में बोला जाता है, घाघरा को करनाली और कोसी को अरुण। कोसी को कन्फर्म ना? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जबकि हमने कई बार आपको बताया है कि कोसी इसलिए बाढ़ लाती है क्योंकि नेपाल के पहाड़ी इलाकों से ये ज्यादातर ध्यान रखेंगे अवसाद या मलबा लेके आती है, कीचड़ लेके आती है, जिस कारण इसका मुख्य धारा जब कीचड़ से पूरा भर जाता है तो इसका पानी का फ्लो कोई अन्य धारा बना लेता है, इस लेकर इसे मार्ग बदलने वाली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मार्ग बदलती है कौन नदियां? कोसी। कौन? तो सदैव ध्यान रखेंगे अगर सवाल पूछा गया कि बिहार की शोक तो ये भी कोसी है और मार्ग बदलने के लिए बदनाम भी है। कौन? कोसी। कन्फर्म ना? चलिए, जिसकी दो सहायक नदी है कमला और बालान। कौन? तो कमला और बालान। कमला और कौन? तो एक है कमला। कौन भाई? और एक है बालान। कौन? तो कमला और बालान भी किसकी सहायक? कोसी की। किसकी? कौन कौन? कमला और, तो कमला और बालान किसकी सहायक है? कोसी की। किसकी भाई? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित बाढ़ के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ताल। किस नाम से? इसी को दियारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा। क्या कहते हैं? तो दियारा या टाल? दियारा या हुआ की पीपीटी? अरे तुमको बोले तो ध्यान रखिएगा। हम अपना दवाई घट गया तो कंपाउंडर नहीं फोन करेंगे कि हम पेशेंट को क्या बोलेंगे?
दवाई नहीं लिखेंगे, दूसरे जगह बहुत ज्यादा कमीशन ले लेगा। दवाई हमरे क्लिनिक में मिलेगा। जितना डॉक्टर है सब देखते हैं, सब अपना पर्सनल क्लिनिक रखे हुए है ना। और वो ऐसा एगो जांच, जैसे भाई को फीवर हो गया था तो उसमें बहुत सारा जांच लिखा। एगो पगला डॉक्टर के पास हम गए, पगला समझिए उसको, जो है कोई कोई रहता है माइंड से बहुत पागल, वो ऐसा जांच 2-3 गो लिख दिया ने, जो कि जो एक बढ़िया जांच घर था तो हम सोचे उसी में जांच करवा दिया जाए। वैसा लिख दिया ना, पढ़िए नहीं पा रहे थे हम। अने हम तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जो है वो जांच घर वाला जो बढ़िया पटना का ऑथेंटिक जांच घर है, वो नहीं, उसको बोला कि हमको नहीं पता है ना। हम भी दिमाग लगाए तो बोला था, उसका कंपाउंडर बोला था कि इसी के पास जाइएगा जांच कराने के लिए। हम गए उसके पास, बोले कि जांच कराना है, देखे नहीं कौन सा जांच है। बोला कि अच्छा ये इसका जांच है, ये इसका जांच है। हम बोले ठीक है चलिए हो गया जांच। फिर हम चल दिए। फिर आके उसको बोले कि ये जांच है। बोला अच्छा, ये शॉर्ट में बड़ा क्रिटिकल लिख दिया। सब डॉक्टर वही करता है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहता है भाई कि गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ के मैदान को किस नाम से? टाल। टाल ध्यान रखेंगे, जैसे बाढ़ और मोकामा तरफ जाएंगे तो वो दियारा है ना, और अगर आप गंगा के उस पार जाएंगे तो वो भी टाल है। क्या है? इसको दियारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए गंगा नदी क्या करती है कि गंगा तो अफवाह के दृष्टिकोण से, अफवाह के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे बहुत बड़ी नदियां हैं, क्योंकि इसका पानी वहां मध्य प्रदेश से, याद रखिए छिप्रा का पानी भी गंगा में आता है। छिप्रा का पानी किस में आया था? चंबल में। चंबल का पानी यमुना में, यमुना का पानी। तो बरसात में जब एडवांस पानी आएगा तो गंगा अपना बेसिन बना के रखेगा ना। जैसे आप देखते होंगे कि जो घर आपके गांव में देखते होंगे कि भले लोग एक एक रूम में रहता है लेकिन घर थोड़ा बड़ा बनाता है, इसलिए एडवांस बना के रखता है कि कभी शादी होगा, कभी कोई आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होगा, कभी फंक्शन होगा, तो जब आदमी आएगा तो कहाँ सुताइएगा? रोड पर, घर में सुताइएगा। तो ऑटोमेटिक है, थोड़ा घर 10-20 कमरे का लोग बनाते हैं। अब बताइए कि कम फैमिली भी है, पीपीटी लगाना है, नहीं बना हुआ है। 120, हाँ 117 पढ़ा रहे हैं, 120 में है, ठीक समझे कि नहीं? तो उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि गंगा अपना बेसिन बना के रखती है। अभी जो है वो, अभी गंगा जाएंगे तो वो अपना जो है उसी लेवल में बह रही है, बह रही है ना। लेकिन जब बरसात के दिनों में उसकी कई सहायक नदियां के उसमें पानी देता है, जैसे आपके यहाँ जब शादी होगा तो बहुत सारे रिलेटिव आ जाता है ना, बहुत दूर दूर का आ जाता है, तो उसके व्यवस्था 1 ही 2 दिन व्यवस्था के लिए आप जो है थोड़ा सा घर ठीक ठाक बनाते हैं, और नहीं बनाते हैं तो आपात ही घर बना देते हैं, ऊपर में टेंट उंट लगा देते हैं कि ले क्रीम सूत है ना, बेडशीट तेडशीट बिछा देते हैं, तकिया उकिया लगा देता है कि ले इसी में सो, है ना। लेकिन आपात स्थिति के लिए तो आप बना के रखते हैं ताकि जो है ठीक ठाक हो। तो उसी प्रकार से गंगा नदी ध्यान रखेंगे अपना टाल और दियारा क्षेत्र बना के रखती है। जब एक्स्ट्रा पानी का दबाव होता है तो ये पानी को दियारा ले जाता है। कहाँ ले जाता है? कहाँ पे? और दियारा जब ये पानी लेकर पहुंचेगा तो जितना भी याद रखेंगे अपने साथ मिट्टी लेके आएगा, वो सारे मिट्टी को उस दियारा क्षेत्र में ले जाकर क्या करता है? छोड़ देता है। जिसके कारण मिट्टी का एक नई परत बन जाता है, जो कि ध्यान रखिएगा कि काफी उपजाऊ होता है। और दियारा और टाल क्षेत्र की बात करेंगे तो ये खास करके ये बेल्ट जो है वो दलहन और सब्जी उत्पादन के लिए भारत में सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप देखेंगे कि दियारा जितना बेहतर डूबेगा, दियारा जितना जल्दी डूबेगा या जितना देर तक उसमें पानी रहेगा टाल क्षेत्र में, उतना बेहतर वहां रबी फसल में मसूर, चना या फिर ध्यान रखेंगे गेहूं की खेती होती। दियारा वो टाल क्षेत्र नहीं डूबेगा तो ध्यान रखेंगे फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये हर एक साल नदियां दियारा वो टाल क्षेत्र में बाढ़ लाती है, जो नई जलोढ़ मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है और ये काफी उपजाऊ होता है। तो दोनों नदी के दोनों तरफ एक बहुत लंबे क्षेत्र याद रखेंगे, बहुत लंबे क्षेत्र याद रखेंगे,
टाल और दियारा कहलाता है। टाल और क्या कहलाता है? टाल और जब नदियां में ओवर पानी बरसात के दिनों में होता है तो वो पानी टाल तक जाता है। कहां तक जाता है? या दियारा, टालिया। तो कुछ लोग तो टाल और दियारा समझ गए होंगे जिनका घर होगा, बाकी जब पहाड़ पर होंगे उनको तो कुछ पता नहीं चला होगा, है ना। तो टाल और दियारा याद रखेंगे, नदियों के बेसिन को क्या कहते हैं? टाल और दियारा। क्लियर ना। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखेंगे, टाल क्षेत्र गंगा का है। किसका है भाई? गंगा का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नर्मदा नदी निकलती है, कई बार मैंने बताया, कहां से? अमरकंटक। कहां से? लेकिन अमरकंटक में एक पठार है, कौन सा? मैकाले। मैकाले पठार मध्य प्रदेश। कहां पे भाई? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और कहां? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। यहां एक पठार है, कौन पठार? मैकाले। कौन पठार? तो मैकाले पठार किन दो राज्य की सीमा पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कौन? मैकाले पठार। कौन पठार? कौन पठार? और ध्यान रखेंगे, इसी मैकाले की एक चोटी है अमरकंटक। कौन? और अमरकंटक से ही निकली है कौन नदी? बताओ भाई। नर्मदा। कौन? कौन? तो नर्मदा पूछेगा कि किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक। और किस पठार से? मैकाल पठार। कौन पठार? जबकि नर्मदा गिरती है कहां पे? अरब सागर। कहां पे? तो अरब सागर में गिरती है कौन नदी? बताओ भाई। कौन? तो नर्मदा गिरती कहां है? कहां पे? कहां पे? कौन नदी? कौन? तो नर्मदा गिरती कहां है? अरब सागर से। और निकलती कहां से? अमरकंटक। कहां से? कन्फर्म ना। जबकि ध्यान रखेंगे, हमने कई बार बताया है कि नर्मदा दो पर्वत के बीच बहती है, विंध्याचल। कौन? विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत? और सतपुड़ा। कौन? तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य, मतलब बीच, बहती है कौन नदी? बताइए। कौन? कौन? तो नर्मदा दो पर्वत के बीच बहती है, कौन कौन? विंध्याचल और, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच ये भ्रंश घाटी में बहती है। कौन घाटी? तो प्रश्न आ गया कि नर्मदा मैदान में बहती है या भ्रंश घाटी? कौन घाटी? तो भ्रंश घाटी को ही एक अन्य नाम बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में कौन बहती है? कौन? कौन? नर्मदा भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली? भ्रंश घाटी या कौन नदी? कौन? और ध्यान रखेंगे, अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण? तो एक सवाल और बन गया कि नर्मदा नदी एस्चुरी का, किसका भाई? एस्चुरी का निर्माण करती है कौन नदी? बताओ। कौन नदी? नर्मदा। कौन नदी? तो अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? नर्मदा। कौन नदी? और इसी पर है धुआंधार। कौन सा? कौन धार? धुआंधार जलप्रपात। कौन जलप्रपात? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नदी पर? नर्मदा। क्लियर ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और नर्मदा पर ही एक परियोजना गुजरात में है, सरदार सरोवर। कौन सरोवर? तो सरदार सरोवर परियोजना। कौन परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? किस नदी पे? किस नदी पे? कौन सरोवर? सरदार सरोवर। कौन सरोवर? कन्फर्म ना। तो नर्मदा से यही सवाल आपका पूछा जा सकता है। और नर्मदा का अपवाह या बहाव 3 राज्यों में है। कितने राज्य? मध्य प्रदेश। कौन? कौन? मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। कौन? और महाराष्ट्र के बाद गुजरात। कौन? तो प्रश्न आ गया कि बताइए, नर्मदा कितने राज्य में बहती है? 3। कितने? पहला कौन?
मध्य प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र के बाद, कंफर्म ना, पूरा ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 19 नंबर, धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा का निर्माण कौन नदी करती भाई? कौन? अभी मैंने कहा था कि कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करती है? कौन? नर्मदा। कौन? कंफर्म? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन भाई? कौन? कौन? कंफर्म ना? और कृष्णा निकलती कहां से है? महाबालेश्वर। कहां से? महाबालेश्वर। महाराष्ट्र से कौन नदी निकलती है? कृष्णा। कौन? और कृष्णा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहां भाई? तो बताइए कृष्णा गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? इस पर 2 परियोजना है। अलमाटी। कौन? तो बताओ भाई, अलमाटी परियोजना। कौन परियोजना? और अलमाटी के अलावे याद रखेंगे नागार्जुन। कौन? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये, और अलमाटी जो है ये किस नदी पर है? किस नदी पे? किस नदी पे? तो कृष्णा पे 2 परियोजनाएं अलमाटी। कौन? नागार्जुन। कौन? तो अलमाटी और नागार्जुन की बात करेंगे किस नदी पे? कृष्णा। किस नदी पे? कृष्णा नदी की बात करेंगे। प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी क्या है? ये नदी 4 राज्य में बहती है। कितने? 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 महाराष्ट्र। कौन सा? कौन सा? महाराष्ट्र के बाद ये नदी सीधे चली जाती है कर्नाटक। कहां? कर्नाटक के बाद तेलंगाना। कहां? और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। कहां पे? आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के निकट ये नदी गिर जाती है। ध्यान रखेंगे कहां पे? कहां पे? बंगाल की खाड़ी। कहां पे? कौन सी नदी? कृष्णा। कौन सी? तो कृष्णा का अपवाह या बहाव कितने राज्य में? कितने? 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 गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी। कहां पे? और निकलती कहां है? महाबालेश्वर। कहां? महाबालेश्वर कहां? महाराष्ट्र। कहां पे? कंफर्म ना? चलिए, तो ये आपका 120 क्लियर ना? बस 10 सेकंड में आपका पीपीटी तैयार होगा। पुनः फिर 121 से चलेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद 121 में देखेंगे आप लोग। चलिए 121 में देखेंगे आप लोग। कहता है भाई, ताप्ती नदी का उद्गम ये कहां से निकलती है? सतपुड़ा। कहां से? कौन नदी? ताप्ती। कौन? देखिए, ताप्ती की अगर बात करेंगे सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, लेकिन सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में एक पठारी एरिया है
और उस जगह का नाम है बैतूल। क्या नाम है? बैतूल पठार। एडजेक्ट ये होगा। तो सतपुड़ा भी अगर ऑप्शन में है तो रहेगा। जैसे मैंने कई बार बताया है कि ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने गंगा के संदर्भ में आपको कहा कि गंगा ऑप्शन के हिसाब से कोई भी चीज होगा। ऑप्शन में अगर है कि गंगोत्री ग्लेशियर तो होगा, ऑप्शन में गंगोत्री नहीं है गौमुख है तो चलेगा, ऑप्शन में अगर ध्यान रखेंगे उत्तराखंड है तो भी चलेगा। तो उसी प्रकार से स्थान, पहाड़ी, पर्वत, ये सभी ध्यान रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर तय करना है ना। तो बैतूल पठार सतपुड़ा के पास मध्य प्रदेश से कौन नदी निकलती है? ताप्ती। कौन नदी? कौन नदी? और ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है भाई? कहां गिरती है? और इसी के किनारे सूरत बसा है। कौन बसा है? और इस पर एक परियोजना है उकाई परियोजना। कौन परियोजना? और ये परियोजना है गुजरात में। कहां है? तो बताइए, ताप्ती नदी की बात करेंगे, ताप्ती बैतूल कहां से? बैतूल सतपुड़ा की पहाड़ी के पास मध्य प्रदेश से निकलती है। गुजरात में ये नदी अरब सागर में गिरती है। गुजरात में ये नदी कहां गिरती है? कहां पे? इसी के किनारे कौन बसा है? सूरत। कौन? 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 और इस पर एक परियोजना है। कौन भाई? उकाई। कौन परियोजना? तो उकाई परियोजना किस नदी पे? ताप्ती पे। कहां पे? कौन परियोजना? उकाई। कौन परियोजना? कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा ताप्ती गिरती है कहां पे? अरब सागर। कहां पे? चलिए देखिए, अब यहां पर एक सवाल और बनेगा, क्योंकि अभी मैंने अरब सागर कहा और अब क्या आ गया? खंभात की खाड़ी। यही तो पेचीदा सवाल को सुलझाया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज करते हैं कि अभी आप ताप्ती नदी को अरब सागर में गिराए और फिर ये खंभात की खाड़ी में गिर रही है। तो इसी को वेरीफाई करना है, और यही कंफ्यूजिंग में लड़का को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, ताप्ती को ही, तापी को ही ताप्ती भी कहते हैं, याद रखेंगे। तापी हो या ताप्ती हो एक ही नदी है। ताप्ती कहता है ताप्ती नदी कहां जल गिराती है? यह क्या है? खंभात की खाड़ी। अभी मैंने क्या कहा था? अरब सागर। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों सही कैसे है समझिए। देखो भाई, सबसे पहले ये गुजरात है, और गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में गौर कीजिएगा कि गुजरात का ये एरिया है अरब सागर। कौन सागर? कौन सागर? और अरब सागर का ही एक भाग है, ये अरब सागर का ही एक भाग है, और इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कौन खाड़ी? बताओ कौन खाड़ी? कौन खाड़ी? तो आपसे ऑप्शन के हिसाब से डील करना होगा। ये नदी है, ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी, ध्यान रखिएगा कि ये दो ऑप्शन इसका सही होगा। ताप्ती की बात करेंगे तो ताप्ती अरब सागर में भी गिरती, ये भी सही है, और खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। खंभात की खाड़ी या अरब सागर? खंभात की खाड़ी या खंभात की खाड़ी या, क्योंकि खंभात की खाड़ी किसका भाग है? अरब सागर का। किसका? तो अरब सागर का ही भाग है। कौन खाड़ी? क्योंकि खंभात की खाड़ी, खाड़ी या गल्फ उसको बोलते हैं जिस जल क्षेत्र के तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ वो जल से जुड़ा हुआ हो, वैसे जल क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वैसे जल क्षेत्र जिसके तीन तरफ क्या हो? जमीन, और एक तरफ उसका जल किससे जुड़ा हुआ हो? जल से, मतलब सागर या महासागर से, वैसे क्षेत्र को हम खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़े। तो ताप्ती नदी की बात की जाएगी या नर्मदा या माही या साबरमती की बात करेंगे। अगर पूछेगा कि ये खाड़ी, तो खाड़ी भी होगा, लेकिन उस खाड़ी में याद रखिएगा खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कौन सी खाड़ी? तो ताप्ती नदी अरब सागर या कौन खाड़ी? खंभात की खाड़ी। कहां पे? अरब सागर या खंभात की खाड़ी में कौन नदी गिर रही है? ताप्ती। क्लियर? सवाल ये भी पूछेगा क्या गुजरात अरब सागर से सीमा बनाता है? यस।
और सवाल दूसरा कि खंभात की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात। किस राज्य में? तो खंभात की खाड़ी किस राज्य में? अब गुजरात में ही याद रखेंगे 4 नदी गिरती है। कितनी नदियां? साबरमती कौन, माही कौन, नर्मदा कौन, ताप्ती कौन। ये चारों नदियां गुजरात में ही गिरती है, लेकिन खाड़ी पूछे तो खंभात की खाड़ी और सागर पूछे तो अरब सागर, क्योंकि अरब सागर से सीमा गुजरात बनाता है, जबकि खंभात की खाड़ी कहां है? गुजरात में। कहां पे? कंफर्म ना? चलिए, उकाई परियोजना कमेंट कीजिएगा आप लोग। उकाई परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पे? ताप्ती, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। मांडवी और जुआरी किस राज्य में बहती भाई? गोवा। कहां पे? कौन सी नदी? मांडवी और, तो मांडवी और जुआरी नदी, मांडवी और कौन? मांडवी और, अरे तुम लोग पागले हैं लड़का सब। अब जान रहा है कि लड़की हाइट है 1.5 फीट 2.5 फीट, तो तुम लोग जो है 8 फिट्टा कुल जो है आगे में बैठ जाता है। एगो लड़की देखो वहां लगता है कुआं में बैठा हुआ है। हाँ? एकदम लोले तुम लोग है। कल से तुम लोग ध्यान दो। बैठ जाता है 6-6 फीट के शरीर लेके, 2.5 फीट के है बैठल है, उसको पते नहीं चल रहा है। कल से वो 2 ड्रोल खाली रखेगा। बात समझ गया ना? वो 2 ड्रोल खाली करके रखेगा। ये हम कल, बस हम बोल दिए हो गया है ना, कल नहीं रखेगा, बेइज्जत करेंगे। बात समझा? अब बताओ, हमारे क्लिनिक में आके पेशेंट केवल सीट के लिए असहज महसूस करे, तो ये तो, इससे बढ़िया प्रैक्टिस हम छोड़ देंगे। है कि नहीं है? सीट के लेके तो तुम लोग तो बकलोल है। अब जो ठीक ठाक पेशेंट है वो जाके बोले नहीं हमको वेंटिलेटरे पर रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोटा, तुम तो खा पी रहा है तो तुम वेंटिलेटर पर जाना चाह रहा है? वेंटिलेटर पर एक्सीडेंटल को हम रखेंगे? तो जो उस तरह से लड़का है, लड़का जो है तो कहीं बैठ जाएगा। इन लोग तो वेंटिलेटर पर ही है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप लोग, नहीं तो हम लड़की कुछ नहीं बोलेंगे, बेइज्जत आपको करेंगे। आप समझे? हाँ, जैसे वो एरिया में। हाँ, अच्छा ठीक है। चलो भाई ध्यान दे। मांडवी और जुआरी, मांडवी और कौन? गोवा में। कहां पे? अब आपको हम एक ऐसा नदी बताएंगे जो कभी कम लोग सुनते हैं, क्योंकि ध्यान रखेंगे लगभग नदी हम आपको पढ़ा ही देते हैं और सब जगह लगभग नदी पढ़ाया ही जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो ध्यान रखेंगे जिसके कारण आपका एक आध नंबर छूटता है और आप मेरिट से हट जाते हैं, क्योंकि पहली बार उस नदी का नाम सुनते ही हैं। तो इस लेकर ध्यान रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, चंबल, दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी, ये सब तो नाम आप लोग लगभग सुने ही हैं। लेकिन कुछ ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अक्सर आप नहीं सुनते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा कि एक नदी, जैसे मान लीजिए कि हम बताए हैं उड़ीसा में 2 नदी है। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मणी। क्या नाम है? ब्रह्मणी। कौन नदी? ये नदी बहती है उड़ीसा में। कहां बहती है? एक नदी उड़ीसा में है बैतरनी। कौन? बैतरनी नदी भी बहती है उड़ीसा में। कहां पे? और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? आंध्र प्रदेश में एक नदी है पेन्नार। कौन? पेन्नार नदी बहती है आंध्र प्रदेश में। कहां बहती है?
तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक नदी है, कौन भाई? पेन्नार। कौन? एक नदी है तमिलनाडु में, बेगई। कौन? तो बताओ भाई, बेगई नदी का संबंध कहां पे है? तमिलनाडु। कहां पे? कौन नदी? बेगई। कौन नदी? जबकि गोवा में तो नॉर्मलाइज ये दो आप पढ़ते ही हैं, मांडवी। कौन से? और मांडवी के अलावा जुआरी। कौन सा? तो मांडवी और जुआरी दोनों नदियां कहाँ हैं? गोवा में। कहां पे? तो गोवा में दो नदी कौन कौन? मांडवी और, तो मांडवी और जुआरी नदी का संबंध कहां से है? गोवा से। कहां से? जैसे एक नदी कर्नाटक में है जिसका नाम है सारावती। क्या नाम है? सारावती। क्या नाम है? जबकि गुजरात में एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? तो एक है साबरमती। कौन? साबरमती कहाँ है? गुजरात। साबरमती कहाँ? गुजरात। साबरमती कहाँ? और एक है सारावती। कौन? सारावती नदी है कर्नाटक में। कहां पे है? तो बताओ, सारावती नदी कहाँ है? कर्नाटक। सारावती कहाँ? कर्नाटक। सारावती कहाँ? साबरमती कहाँ? 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 गुजरात। कहाँ? जबकि केरला में एक नदी बहती है पेरियार। कौन? कौन भाई? तो पेरियार नदी का संबंध कहां से है? केरल से। कहां से? कौन सा? पेरियार। कौन? तो पेरियार का संबंध कहां से? कहां से? कहां से? कौन सा? कौन सा? मांडवी और जुआरी नदी का संबंध गोवा। कहां से? कौन कौन? मांडवी और, प्रश्न आएगा कि मांडवी और जुआरी नदी का संबंध कहां से? गोवा से। कहां से? जबकि पेन्नार। कौन? पेन्नार नदी कहां? आंध्र प्रदेश। कहां पे? ब्राह्मणी और बैतरणी। ब्राह्मणी और बैतरणी कहां? उड़ीसा। कहां? उड़ीसा। बेगई नदी। बेगई। कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ब्राह्मणी, बैतरणी, पेन्नार और बेगई, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि मांडवी, जुआरी, सारावती और पेरियार ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहां गिरती हैं? कहां गिरती हैं? कन्फर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिए। तो मांडवी याद रखेंगे, जुआरी आपको पता चल गया भाई। कहता है कि प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है भाई? कौन? महानदी। कौन नदी? कौन नदी? महानदी की उत्पत्ति होती है सिहवा से। कहां से? सिहवा एक जगह है जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ के सिहवा से कौन निकली भाई? महानदी। कौन? और ये गिरती है कहां पे? बंगाल की खाड़ी। कहां गिरती है भाई? कौन खाड़ी बताओ भाई? तो छत्तीसगढ़ के सिहवा से कौन निकली? कौन? महानदी। कौन? और ये गिरती कहां है? कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी। कहां गिरती है? कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा कि इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। कौन? हीराकुंड। कौन बांध? तो हीराकुंड बांध का संबंध किस नदी से है? महानदी। किस नदी से? और ये उद्गम इसका छत्तीसगढ़ के कहां से? सिहवा से। छत्तीसगढ़ के कहां से? कौन नदी? महानदी। दो राज्य में बहती है। कितने राज्य? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और कहां? या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और कहां? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कौन नदी बहती है? महानदी। कौन? अब आइए, इसकी सहायक नदी में पहली नदी है तेल। कौन? महानदी की सहायक नदी है तेल। कौन? तेल के बाद एक सहायक नदी है हंसदेव। कौन? हंसदेव बीपीएससी पूछता है। शिवनाथ। कौन? कौन भाई? इसके अलावा है मंड। कौन? मंड के बाद है जोंक। कौन सी नदी?
चोंक, कौन सी? चोंक के बाद है पैरी, कौन सी? और पैरी के बाद है संदूर, कौन सी? तो ये सारी सहायक नदी किसकी है? महानदी की। किसकी? तो महानदी की सहायक में तेल, कौन? कौन? तेल के बाद हंसदेव, कौन? शिवनाथ, कौन? मंड, मंड के बाद जोंग, जोंग के बाद पैरी, पैरी के बाद संदूर, कौन? ये सारी नदियां छत्तीसगढ़, कहां से? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकलकर क्रमशः, ध्यान रखिएगा कि ये महानदी की सहायक है। किसकी सहायक? किसके? तो प्रायद्वीप की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है महानदी, कौन? क्योंकि सबसे बड़ी नदी में से प्रायद्वीप का है गोदावरी, कौन? कौन? गोदावरी के बाद कृष्णा, कौन? 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 और कृष्णा के बाद महानदी, कौन? महानदी का अपवाह या बहाव कितने राज्य? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसी पर एक बांध है, कौन? हीराकुंड, कौन? तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन? हीराकुंड, कौन? किस नदी पे? किस नदी पे? और ये गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ? इसकी कई सहायक नदियां हैं, तो याद रखेंगे, क्रमशः आपको बताए गए, है ना। चलिए, ऐसा क्या बात है, पहले फैट कम कीजिए आप। किस बात पर आप हंसी हैं? इसका कारण बताइए अपने अपने। इधर सीरियस है लड़का, आज खुशी है, तुरंत खड़ा करेंगे आधा घंटा, है ना। हमरे हिसाब से लोग हंसेगा, बात समझे? हाँ, नेक्स्ट सवाल, बात समझे? अगर अर्थी जा रहा और कोई हंस रहा हो तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आधा पागल है। खूब उत्सव का माहौल है, हंस रहा है, सब गा रहा है, नाच रहा है। उस समय भी देखिएगा कि कुछ लोग ऐसा है जो गम में रहेगा, तब भी समझ लीजिएगा या तो वो जल रहा है या तो वो पागल है। तो जब हम हंसाएंगे तबे हंसना है, अपने अपने। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। आगे क्या कहता है, ध्यान देना है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन भाई? इसको तो इतना नदी को हम करवा रहे हैं कि लगता है नदियों सब उब गया होगा कि केकर चक्कर में हम पड़े हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 10th में जाएंगे तो सबका चैप्टर में ज्यादा है, जैसे अपवाह तंत्र, पर्वत, पठार, ज्यादा इसमें होगा, फिर दूसरे में और दूसरा चैप्टर होगा, तो वो तो अलग अलग चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट में रहता ही है। देखो भाई, मैंने प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी किसको बोला? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से? नासिक। कहाँ से? नासिक में त्र्यंबकम का पठार, कौन पहाड़? तो त्र्यंबकम की पहाड़ी से कौन निकलती है और स्थान कौन है? नासिक। बताइए कितने राज्य से बहती है? 4। कितने राज्य? और ये गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे भाई? तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी कौन नदी भाई? गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। कौन गंगा? तो प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। कौन गंगा? कौन गंगा? तो वृद्ध गंगा के नाम से कौन जानी जाती है? गोदावरी। कौन? लेकिन पूछेगा सहायक नदी में पेन गंगा, कौन? बताओ भाई, पेन गंगा किसकी सहायक? गोदावरी। पेन गंगा के बाद वेन गंगा, कौन? पेन गंगा के बाद प्राणहिता, कौन? प्राणहिता के बाद इंद्रावती, कौन? सब भी आई है। इंद्रावती के बाद मंजीरा, कौन? कौन भाई?
मंजीरा के बाद वर्धा, कौन? वर्धा के बाद पूर्णा, कौन? तो ये सारी सहायक नदी किसकी है? गोदावरी की। किसकी? तो गोदावरी की सहायक में पेनगंगा, कौन? कौन? सेट बनाएंगे तभी पता चलेगा। सेट जब तक नहीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर आप करिएगा, और सेट तो यहाँ चलता है ना। 1 to 5 में कितने लोग यहाँ हैं? हाथ उठाइए। तब तो 1 to 5 पे 6 to 8 भी हैं, मैंने दोनों है। तो 1 to 5 भी करेगा, 6 to 8 भी है ना, दोनों है ना, तो कोई अंतर है नहीं। ऐसा जो है उतना हम नहीं जानते हैं, हम ही जानते हैं कि पढ़ावेंगे तो हो जाएगा, है ना। उतना इसमें तो टीचर भी कंफ्यूज है, कितना है सेक्टर है पता नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी 1 to 5, 6 to 8 या जो भी हैं 8, 9 है ना, 10th 11 जो भी हैं, तो ध्यान रखिएगा सेट प्रैक्टिस तो यहाँ चलता ही है, चलता है ना। देखो अभ्यास तो आप लोग कंटिन्यू करिए, बात समझे। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं कि टाइमिंग मैनेजमेंट है, और कूट वाला सवाल बीपीएससी देता है। आप लोग रेलवे मॉडल पर जा रहे हैं, तो कम से कम सेट प्रैक्टिस अगर करवाया जा रहा है अभ्यास, तो ये स्पष्ट रूप से जीएस में हम देखते होंगे कि 1.5 से 2 घंटा हम लोग टारगेट रखते हैं। क्योंकि अगर हम 5 घंटा तक फुल, क्योंकि 5 घंटा जब उसी में टाइम किल करवा देंगे आप लोग का, तो फिर यहाँ पर फाउंडेशन में आप क्या कीजिएगा। और कोई भी अगर टेस्ट है तो टेस्ट सदैव हम लोग एक पॉलिसी बना के रखते हैं कि टेस्ट अगर 100 नंबर का है तो वो 2 घंटा के अंदर ही करवा दिया जाए, ताकि एक अभ्यास आपका बना रहे। जैसे वो 100 क्वेश्चन हम लोग चाहें तो 5 घंटा भी डिस्कशन करा सकते हैं। तो कुछ रिपोर्ट हमको आया है कि लड़का का की जो है कि सर जो है पूरा डिफिनेशन, तो वो डिफिनेशन तो आपका क्लास में यहाँ चल ही रहा है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं या ऑफलाइन के माध्यम से, बाकी सेट प्रैक्टिस का जो मूल उद्देश्य रहता है, तो उसका मूल उद्देश्य है कि आपका प्रैक्टिस उस समय में हो जो एक टाइमिंग आपका एग्जाम में मिलेगा। अब अगर अभ्यासी 100 क्वेश्चन का अगर हम लोग 3 घंटा का आप लोग का एक अभ्यास बना देंगे, तो वो एक मानसिकता हो जाएगा, और फिर आपका अभ्यास जो है एक कम समय का जो है वो लॉन्ग टाइम में बदल जाएगा, वो भी याद रखेंगे, दिक्कत है। तो सदैव हम लोग का कोशिश रहता है कि ध्यान रखेंगे कि 2 घंटे के अंदर जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो भी आपको बनाने का, अभ्यास करने का। अब एक यहाँ पर बनाए, एक आप घर पर भी सेल्फ बनाएंगे, तो वो अभ्यास जो आपका 2 घंटे, पौने 2 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे ही टाइम मिलता है, तो टाइम कितना दिया जाता है? 2 घंटे। तो 2 घंटे दिया जाता है, तो उसको आप और 15 मिनट कम ही लेकर चलिए, तब ना आपका 100 क्वेश्चन डील होगा। तो जो भी हम लोग सेट है वो लगभग क्वेश्चन आपको कुछ कूट में मिलता है, तो कूट में मिलता है, और उसका जब अभ्यास करवाया जाता है, तो लगातार जब आप लोग अभ्यास करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि उस तरह के सवाल से आप ज्यादा रूबरू होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस लेकर ही ध्यान रखिएगा कि सेट, हाँ आलस थोड़ा होता है, चलो 5 सेट 10 सेट लगाए, 15 सेट लगाए, चलो फिर अब बाद में लगाएंगे, घर पर लगा लेंगे, वो सब कुछ नहीं होता है। घर बाहर, घर पर आपका टाइम किल होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस समय आप घर पर रहिए, जबकि 12 से 2 ढाई का टाइम है, इस टाइम आप रूम पर रहिए, आपका टाइम किल होगा, आप सो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ आए तो 2 घंटे के माध्यम से आपको पूरा अभ्यास मिल रहा है, तो आप आइए या मत आइए, ये तो आपके सोच पर निर्भर करता है। तो वही बात है कि टेस्ट में होता क्या है, शुरू में लगता है कि फुल एनर्जेटिक के साथ, फिर धीरे धीरे लगता है चलो अभी परीक्षा बहुत दूर है, लेकिन नहीं, ये सोच अगर आपके अंदर लाए तो फिर गड़बड़ होगा। अभ्यास का मतलब है अभ्यास, अभ्यास का मतलब अभ्यास निरंतर करते रहिए, तभी जब एग्जाम आएगा तब आप बेहतर कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो यहां ध्यान रखिएगा कि पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वर्धा, पूर्णा, ये सारी सहायक नदी किसकी है? गोदावरी। अब ध्यान रखेंगे, अब जो सेट हम देते हैं उसमें इस तरह के सवाल आएंगे। तो यहां पर जब मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं
तो ऑटोमेटिक है कि वहां डिस्कशन में ये पूरा तो नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो टाइम 10 घंटा चल जाएगा। तो वहां मान लीजिए कि हम 2 ही लिखा है, लेकिन अब यहां भी पढ़ रहे हैं वहां भी जा रहे हैं, तो आपके माइंड में तो सेट हो रहा है कि भाई पेनगंगा वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। बाकी दूसरे दिन डिस्कशन में प्राणहिता इंद्रावती भी होगा। तो यहाँ आपको फुल मिल रहा है और टेट डिस्कशन के माध्यम से भी आपको लगातार अभ्यास होते जा रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टॉक हो जाएगा। हम कितनों एक दिन में 8 घंटे का टेस्ट ले लेंगे, रोज ले लेंगे, फिर भी उतने ही बात होगा। कि बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सारी गोदावरी की क्या है भाई, सहायक नदियां हैं। गोदावरी की क्या है, सहायक नदियां। गौर कीजिएगा, देखिए आ गया, कहता है वर्धा कौन, अब सही कीजिए, मंजीरा कौन, वेनगंगा कौन, पेनगंगा कौन, किसकी सहायक बताओ भाई, किसकी। तो गोदावरी की सहायक नदी में याद रखेंगे वर्धा कौन, मंजीरा, वेनगंगा। अब देखिए इसमें वेनगंगा है, पेनगंगा है, वेनगंगा और कौन, और है कि नहीं है। इसके अलावा है प्राणहिता कौन, वर्धा कौन, कौन, मंजीरा कौन। तो ये सारी सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की। किसकी भाई, दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, गोदावरी को। किसको, वृद्ध गंगा के नाम से कौन, गोदावरी कौन, या प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत, प्रायद्वीप भारत या। तो अभी मैंने कहा था कि प्रायद्वीप भारत, कौन भारत, या दक्षिण भारत, कौन भारत। तो प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन, इसकी उत्पत्ति नासिक में किस पहाड़ी से, त्र्यंबकम, कौन, नो, यस, हाँ ठीक है, त्र्यंबकम पहाड़ी से कौन निकली है, गोदावरी। कौन निकली है, तो त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक से कौन नदी निकली है, गोदावरी। जबकि कृष्णा निकलती है महावालेश्वर, कहां से, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी। कौन, तो कावेरी किस पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी, कौन गिरी, त्र्यंबकम पहाड़ी से कौन, और वो जगह है नासिक, कौन, कौन। तो वृद्ध गंगा के नाम से कौन, गोदावरी, कौन, कंफर्म ना, ध्यान देना है। आ गया, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, गोदावरी नदी कहां से उद्गम होता है, ये एकदम काट देना है, सिर्फ लिखना है त्र्यंबकेश्वर, कौन, या त्र्यंबकम, त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है कौन नदी भाई, गोदावरी। कौन नदी, त्र्यंबकम की पहाड़ी या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकम की पहाड़ी या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन भाई, गोदावरी। कौन नदी, तो गोदावरी की उत्पत्ति याद रखेंगे त्र्यंबकम पहाड़ी। कौन पहाड़ी भाई, कौन पहाड़ी, कंफर्म ना। अब आइए समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है भाई दूध गंगा कौन, पंचगंगा कौन, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, किसकी सहायक, किसके, तो कृष्णा की सहायक है दूध गंगा, कौन, और पंचगंगा, कौन, दूध गंगा और ये सहायक नदी है किसकी, कृष्णा। इसके अलावा तुंगभद्रा, कौन, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, कन्फर्म ना। कुछ अपवादित नदी एक जैसा है, आइए उसको वेरीफाई करेंगे। सब दवाई नहीं चलाएंगे, है ना, वही दवा चलाएंगे जो थोड़ा सा आपको लगता है कि बहुत जरूरी है। देखिए आपको फंसाता है कुछ नदी में, जैसे एक नदी है मान लीजिए गौमती, एक है बागमती, एक है इंद्रावती, एक है सारावती, एक है अर्कावती,
एक है हेमावती, एक है मायावती। तरह तरह का बत्ती लगा हुआ है। अब लड़का इसी में कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज जहां हुआ, सर में दर्द होता है, किताब मोड़ के रख दिया। लेकिन यहाँ वो सब बात, हाँ, सबका अपना स्पेशलिस्ट है। देख भाई, आराम से समझ। गंगा बहुत है, एक तो मेन गंगा है, लेकिन उसके बाद असिस्टेंट गंगा कौन कौन है ना। देखो, पहले एक गंगा है, एकदम समझ लीजिए, वेरीफाई कीजिए। बोले, पहली एक गंगा है राम गंगा। कौन? राम गंगा। कौन गंगा? एकदम आराम से समझना। राम गंगा के अलावे एक है किशन गंगा। कौन गंगा? किशन गंगा। कौन गंगा? किशन गंगा के बाद एक है धौली गंगा। कौन? कौन गंगा? कौन गंगा? धौली गंगा। कौन गंगा? उसके बाद चौथा एक गंगा है जिसका नाम है पेन गंगा। कौन? कौन गंगा? पेन गंगा के बाद दूसरा के बाद पांचवा है वेन गंगा। कौन गंगा? आराम से समझो, वेन गंगा। कौन? उसके बाद छठवा है पंच गंगा। कौन गंगा? कौन गंगा? और सातवां है दूध गंगा। कौन गंगा? अब देखो कितना गंगा आ गया, आ गया। अब देखो भाई, ध्यान समझना है। सबसे पहले तो आप गौर करेंगे कि पहली जो आपका है राम गंगा। कौन? राम गंगा की बात करेंगे। राम गंगा गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है कौन? राम गंगा। कौन? जबकि एक है किशन गंगा। कौन? किशन गंगा, प्यारे गौर करना कि ये किशन गंगा जो है, ये ध्यान रखिएगा, झेलम की सहायक नदी है। किसके? तो बताओ, झेलम की सहायक नदी कौन? किशन गंगा। कौन? और एक है धौली गंगा। कौन? धौली गंगा, ध्यान रखिएगा, ये है अलकनंदा की सहायक। किसकी सहायक? किसके? अलकनंदा और धौली गंगा का जो मिलन होता है विष्णु प्रयाग में। कहां पे? तो विष्णु प्रयाग में दो नदी मिलती है। वो क्या कर रही है औरत? उठाओ उसको। तो ध्यान रखिएगा, नहीं मन लगता है। इतना हम सीरियस पढ़ा रहे हैं, कलम कर रहा है, बच्चा उच्चा नहीं देखा है, नहीं पढ़ने में मन लगता, रफ्ती कर दिया, पूरा ठुकरा दिया, है ना। ये सब टीचर बनेगी तो क्या होगा? चुप, चुपते रहेगी खुदे कुर्सी पे। अब बच्चा मारा दूसरे बच्चा पेन में आया, मैडम देखिए वो कलम भोंक दिया, है ना। बात समझा? ये तो खुदे नींद में रहेंगी, उठेगा एक थप्पड़ मारना किसको है ये भी तय नहीं कर पा रही है। गलती किसका है? गलती है जो भोंका है उसको, कलम का, है ना। अब मार दिया उसको जो बेचारा आया कहने के लिए। तो ये लोग वही मास्टर नहीं बनेंगे, मने नहीं लग रहा है। स्कूल भी लोग जाएंगे तो मने नहीं लगेगा। किसी तरह से 10 से 4 कैसे जेल जैसा कटेगा। जब आपके अंदर योग्य नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे, तो स्कूल समय काटना आपके लिए बहुत दिक्कत है। और अगर आप बहुत योग्य हैं तो आप पढ़ाएंगे। और अगर बकलोल रहिएगा, जैसे फर्स्ट स्टेज जो बहाली आया था, जो मुखिया के थ्रू हुआ था, मुखिया के थ्रू, वो लोग क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग के पास कोई कुछ था ही नहीं। अरे भाई, कोई ज्ञान योग्यता रहेगा तब ना लड़का पढ़ाएगा। खुदे जब 13 का पहाड़ा टेबल उसको नहीं याद है, मिस को, मैडम को, तो बच्चा क्या पढ़ाएगा? तो वही बात होता था। तो अब तो कम से कम ले रहा है कि भाई बीपीएससी कुछ तो ले रहा है, एग्जाम ठीक ठाक ले रहा है, तो उस हिसाब से चलिए कुछ बढ़िया पहुंच रहा है ना। तो चलिए ठीक ठाक पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा मन लगाइए। लाइफ में नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ मौका मिला है, पढ़िए।
है ना। अब ये जो कलम करते रहिएगा तो ये 500 रुपया में दे के आके बैठ गए हैं तो लगता है चलो वहां बैठ जाएंगे तो हो ही जाएगा। ये सब माथा में जो लेके आए हैं ना, कि यहाँ पर आने के बाद बैठने के बाद रिजल्ट फिजल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा। हाँ 100% मिलेगा रिजल्ट, ये चैलेंज भी है, लेकिन जब ध्यान लगाइएगा तो, नहीं तो ध्यान रखिएगा। तो धौली गंगा किसकी भाई? अलकनंदा। पेन गंगा और वेन गंगा, पेन गंगा और यह है गोदावरी का, किसका? किसका? तो पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक भाई? गोदावरी। और पंचगंगा कृष्णा, पंचगंगा और दूध गंगा भी किसका? कृष्णा। दूध गंगा किसका? तो राम गंगा किसकी सहायक? गंगा। राम गंगा गंगा, किशन गंगा झेलम, धौली गंगा अलकनंदा, धौली गंगा पेन गंगा, पेन गंगा पंचगंगा कृष्णा, दूध गंगा। कन्फर्म ना? तो इसी में कभी कभी आपको फंसाता है, जबकि याद रखिएगा कुछ मती पे नदियां हैं, जैसे गौमती। कौन? गौमती। कौन भाई? गौमती के बाद है बागमती। कौन? बागमती के बाद है इंद्रावती। कौन? इंद्रावती के बाद है अमरावती। कौन? कौन बती? अमरावती के बाद एक नदी है हेमावती। कौन? हेमावती के बाद है अर्कावती। कौन? कौन? अर्कावती के बाद एक है सारावती। कौन? सारावती के बाद है के साबरमती। कौन? साबरमती। कौन मती? अब बताओ, इतने मती में पूछ देता है कि इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी है, तो सब मतीये मती है, मायावती भी आ गया। तो अब देखो भाई, ध्यान समझना, इसमें आराम से समझने का है। गौमती जो है ना भाई, ये गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? और बागमती भी किसकी? गंगा। इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की। किसकी? कौन सी? इंद्रावती। कौन? जबकि याद रखेंगे अमरावती। कौन? कावेरी। किसका भाई? हेमावती भी कावेरी। हेमावती किसकी सहायक? अर्कावती भी प्यारे किसकी? कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की क्या है? लेकिन स्वतंत्र रूप से दो नदियां, साबरमती और सारावती। साबरमती और ये दोनों नदियां किसी की सहायक नदी? एक साबरमती गुजरात में गिरती है अरब सागर में। कहां पे? और एक याद रखेंगे सारावती जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है भाई रुक जाओ, हाँ ठीक है, एक आपका जो सारावती है, सारावती ये अरब सागर में ही गिरती है, लेकिन ये नदी गिरती है कहां? कर्नाटक में। कहां पे? और एक है साबरमती। कौन? ये भी अरब सागर में डायरेक्ट गिरती है, लेकिन ये गिरती है कहां पे? गुजरात। कहां पे? कहां पे? तो बताइए कि सारावती कौन और साबरमती कौन? ये दोनों किसी की सहायक नदी? ये डायरेक्ट अरब सागर में गिरती है। डायरेक्ट कहां गिरती है? तो अरब सागर में गुजरात में गिरती है कौन? साबरमती। कौन? और कर्नाटक में कौन? सारावती। कौन? जबकि गौमती कौन? गौमती किसकी सहायक? गंगा। किसकी? बागमती। बागमती, इंद्रावती, गोदावरी, अमरावती, कावेरी, हेमावती, अर्कावती। कन्फर्म ना? जबकि गंगा में राम गंगा। कौन? राम गंगा किसकी सहायक? गंगा। किसकी? गंगा। झेलम, किशन गंगा और धौली गंगा अलकनंदा की सहायक है। अलकनंदा की क्या है? किसकी सहायक? गोदावरी। किसकी? वेन गंगा। कौन? वेन गंगा किसकी? गोदावरी। किसकी? फिर है पंचगंगा। कौन? कृष्णा। कौन? और दूध गंगा? दूध गंगा
कन्फर्म ना? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये सारी गंगा और मती, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ सवाल में बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास कल, जिनको लेना है ले लीजिए।